लेट्स जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड जल्दी से ज़रा लोग वापस आ जाएं, सो देन आई विल कंटिन्यू ऑन फ्रॉम रेसिडुअल बोन। ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आई है कि सेप्टेक को ज़रा दोबारा से मैं रिपीट कर लूँ। चले, मैं आई विल डू दैट टिल वी वेट फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू कम बैक। सेप्टे की जो एंगुलेशन है, सेप्टे की जो विड्थ होती है जो आपको लीजन के अंदर नजर आएगी, या सेप्टे की शेप जो है, तो इवन इन इनके बेसिस पे भी आपको शायद कुछ डिजीज की तरफ क्लूज मिले कि प्रॉब्ली यू आर लुकिंग एट दिस पैथोलॉजी। लाइक सेप्टे जो एक दूसरे से राइट एंगल्स पे निकल रहे हों, तो वो जो है दे बुक्स कहती हैं कि दोज आर समटाइम्स एसोसिएटेड विद सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा। ठीक है। ऐसे सेप्टे जिनकी विड्थ आपस में इंक्रीज हो रही हो या आपस में विड्थ जो है वो ज्यादा हो रही हो, तो वो जो है वो आपको ज्यादातर ऑस्टियोमाइलिटिस में नजर आते हैं। ठीक है। एंड ऐसे सेप्टे जो इस तरह बहुत ही लॉन्ग से हों, थिन से हों, ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ सेप्टे जो है ये आपको अगेन ऑस्टियोमाइलिटिस, सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा एंड हीमेंजियोमस में आपको नजर आएंगे। ठीक है। सो अगेन लाइक यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेप्टे जो है वो हो सकता है आपको एक ही लीजन में मिले। लाइक स्पिंडली, जो मैंने आपको कहा ना कि जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड थिन होते हैं, स्पिंडली सेप्टे जो हैं वो, एंड राइट एंगल वाले सेप्टे, ये आपको सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा दोनों में नजर आ रहे हैं। ठीक है। फिर ये जो आपको मैंने इंक्रीजिंग विड्थ वाले सेप्टे बताए, ये आपको ऑस्टियोमाइलिटिस में भी देखने को मिलेंगे, ये आपको हीमेंजियोमस दोनों में देखने को मिलते हैं। सो अगेन दीज आर नॉट वेरी स्पेसिफिक एंटिटीज, बट अगेन इससे आपका जो डीडी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट है, वो ज़रा थोड़ी पॉइंटेड हो जाएगी टुवर्ड्स जस्ट दीज 2-3 लीजन्स। अब इन 2-3 में फर्दर डिफरेंशिएट करना वो प्रॉब्ली फिर आप क्लिनिकल बेसिस या उस पर भी कर सकोगे। लेकिन इफ़ यू जस्ट लुकिंग एट एन एक्सरे, तो आपकी डीडी जो है वो सिर्फ इन 2-3 चीज़ों की तरफ स्पेसिफिकली जो है वो पॉइंट आउट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सो आई होप सेप्टे इज क्लियर नाउ डॉक्टर सरिश, सो वी कैन मूव ऑन। चलें, अच्छा, लेट्स गो टूवर्ड्स ऐसे स्पेसिफिकेशंस जो आपको लीजन्स के अंदर नज़र आ रही होंगी। तो कुछ वो हैं एंटिटीज़ हैं जिसमें हो सकता है आपको लीजन के अंदर रेजिडुअल बोन नज़र आए, उसकी पेरिफेरी पे आपको रेजिडुअल बोन नज़र आए। तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि कुछ आपके लीजन्स यू माइट हैव कम अक्रॉस देम ऑलरेडी इन योर करियर्स। स्पेसिफिकली जो ऑस्टियोमाइलिटिस है, उसमें आपने अक्सर ये टर्म सेक्वेस्ट्रा एंड इन्वॉल्क्रम का सुना होगा। तो दैट इज रेजिडुअल बोन दैट यू कैन सी इन पैथोलॉजी, जो आपको शायद बिल्कुल ऑस्टियोमाइलिटिस की तरफ ही जाके ले जाए। ठीक है। फिर जो सेंट्रल हीमेंजियोमस हैं आपके, वो हीमेंजियोमस जो विद इन मैक्सिला या मैंडिबल अकर करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हीमेंजियोमस जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज में होते हैं, टांग है, लिप है, उसमें आपको ऑब्वियसली रेजिडुअल बोन नहीं मिलेगी। बट सेंट्रल हीमेंजियोमस जो हैं, यू माइट हैव हर्ड कि उसमें वो सनबर्स्ट अपीयरेंस होती है, तो उसमें आपको ये रेजिडुअल बोन जो है या न्यू बोन फॉर्मेशन जो है वो आपको उसके अंदर रीजन के अंदर नजर आएगी। ठीक है। सो अगेन दिस विल फर्दर लिमिट, अगर आपको ऐसी कोई रेजिडुअल बोन नजर आ रही है इन सीबीसीटी स्कैन, तो ये आपको अगेन लिमिट कर रही है टुवर्ड्स स्पेसिफिक पैथोलॉजीज में। ठीक है। अच्छा, फिर हम ट्रेबिकुलर पैटर्न पे आ जाते हैं कि अगर आपको कोई ट्रेबिकुलर पैटर्न आपको स्पेसिफिकली नज़र आ रहा है इन इन द इंटरनल आर्किटेक्चर, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, फ्यू ऑफ यू करेक्टली पॉइंटेड आउट कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द बोन जो है वो आपको अक्सर फाइब्रोशियस लीजन्स में नज़र आती है। ठीक है। कॉटन वूल अपीयरेंस जो है, दिस इज अगेन क्वाइट पैथोनोमोनिक फॉर क्या कहते हैं, पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन। एंड स्टेप लैडर अपीयरेंस जो है, ये आपको अक्सर सिकल सेल अनीमिया या थैलेसीमिया में ये यूजली आपको नज़र आते हैं। ठीक है। तो ये यूजली लाइक स्टेप लैडर वाले जो होते हैं वो बस इस तरह होता है कि हॉरिजॉन्टल ट्रेबिकली होते हैं, एक के ऊपर दूसरा आपको बिल्कुल सीढ़ी के फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। ठीक है। तो दे आर वेरी फाइन, वेरी थिन टाइप ऑफ ट्रेबिकली,
वो आपको इस तरह फॉर्म में नजर आ रहे होंगे। तो अगेन इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बोन जिस तरह या ट्रेबिकली या सेप्टे आपको जिस तरह नजर आते हैं, तो इससे भी आपकी डिफरेंशियल्स जो है ना बहुत ज्यादा इन अ वे वो का सॉर्ट ऑफ लिमिट करके आपको पॉइंट आउट कर रहा होता है। ठीक है, आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन। Normal appearance of mandibular trabeculae is horizontal too. Yes, it is horizontal, but वो फाइन नहीं होते, वो लाइक अच्छे खासे थे थिक से होते हैं, कॉर्टिकेटेड से होते हैं। और जैसे आप इसमें वर्ड नोट करोगे कि फ्यू हैं, ठीक है, तो नॉर्मल मैंडिबल में देर आर नॉट फ्यू ट्रेबिकुले, ठीक है, देर आर लॉट ऑफ ट्रेबिकुले। नॉर्मल है ना, नॉर्मल बोन है, तो उसमें तो ट्रेबिकुले अच्छे खासे होंगे। तो इन सिकल सेल में थैलेसीमिया केसेस में आपको जो है ट्रेबिकुली बहुत ज़्यादा कम नज़र आएंगे, और जो बहुत ज़्यादा कम नज़र आएंगे वो आपको इस तरह स्टेप लैडर अपीयरेंस में नज़र आएंगे। सो द नंबर ऑफ ट्रेबिकुली इज बेसिकली डिफरेंशिएटिंग कि आर यू लुकिंग एट अ नॉर्मल मैंडिबल और अ मैंडिबल विद सम सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजी इन इट। ऑस्टियोपेट्रोसिस, यस, इवन ऑस्टियोपेट्रोसिस में भी आप रेजिडुअल बोन जो है यू कैन कंसिडर इट, बट रेजिडुअल बोन का जो सॉर्ट ऑफ इन्होंने बुक ने जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द डिजीज। तो ऑस्टियोपेट्रोसिस में ऐसा कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं होता ना कि आप उसके इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करो। ऑस्टियोपेट्रोसिस इज अफेक्टिंग योर इंटायर बोन, तो and that is all very hyperdense and what not। तो उसके रिगार्ड्स में प्रॉब्ली शायद उन्होंने ऑस्टियोपेट्रोसिस में नहीं डाला हुआ, बट यस इन अ वे आप कह सकते हो कि इवन यू कैन इंक्लूड ऑस्टियोपेट्रोसिस इन दिस केस एज वेल। ठीक है, अच्छा, तो थोड़े और डिस्क्रिप्टर्स की तरफ चले जाते हैं कि सराउंडिंग टिश्यू पे जो इफेक्ट है। तो यहाँ कुछ डिस्क्रिप्टर्स इन्होंने दिए हुए हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट है, फ्लोटिंग टीथ है, एसिमेट्रिक पीडियल वाइडनिंग है, नाइफ एज रूट रिजॉर्प्शन है, स्पाइक्ड रूट है, फिर रिएक्टिव रिस्पॉन्स टू बोन, बोन एक्सपैंड हुई है या उसने कुछ लैमिलेज बनाए हैं या कुछ सनबर्स्ट अपीयरेंस है। तो कोई वुड एनीबडी लाइक टू कमेंट ऑन दीज कि डिस्प्लेसमेंट क्या सिग्निफाई करती है या किस पैथोलॉजी की तरफ पॉइंट कर रही है। व्हाट आर फ्लोटिंग टीथ आपको किन कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, फिर एसिमेट्रिक पीडियल वाइडनिंग आपको किन चीज़ों में देखने को मिलती है। तो जी, फ्लोटिंग टीथ लिम्फोमास में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वेरी नाइस। डेंटिनो डेंटिटिस सिस्ट एमिलोब्लास्टोमा में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, फ्लोटिंग, यस वेरी गुड। आपको फ्लोटिंग जो है यूजुअली लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस में आपको देखने को मिलती है। डिस्प्लेसमेंट इज यूजुअली इन एग्रेसिव लीजन्स, करेक्ट, ठीक है, फ्लोटिंग इन लैंगरहैंस सेल, वेरी राइट। व्हाट अबाउट एसिमेट्रिक पीडियल वाइडनिंग, ये आपके ख्याल में किस कंडीशन में देखने को मिलती है? पेजेट्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, व्हाट एल्स? डॉक्टर कुलतुलैन, आप इन्फेक्शन का किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं? मेटास्टेसिस में भी आपको फ्लोटिंग टीथ देखने को मिलेंगे, यस आई एग्री, वेरी राइट। ये एसिमेट्रिक पीडियल वाइडनिंग को वैसे एक स्पेसिफिक साइन कहा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डज एनीबॉडी नो द नेम ऑफ दैट साइन जिसमें आपको एसिमेट्रिक पीडियल वाइडनिंग देखने को मिलती है? Widening of PDL can be due to periapical infection and orthodontic tooth movement, very right, ठीक है, सही है। अच्छा चलें, लेट्स सी के हमारे पास इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको अक्सर सिस्ट्स या मल्टीलॉक्यूलर लीजन्स में जो है देखने को मिलती है, ठीक है। स्क्लेरोडर्मा, अच्छा वो तो कंडीशन है, मैं तो साइन का नाम पूछा था बेसिकली। एनी हाउ, फ्लोटिंग टीथ जो हैं वो आपको जो है दे आर हाईली सजेस्टिव ऑफ लिग्नेंसी, जैसे आप लोगों ने करेक्टली बताया। ब्लड डिसऑर्डर्स, हिस्टियोसाइटोसिस, डायबिटीज, एडवांस पेरिडोंटल डिजीज,
तो उसमें यू कैन फाइंड वेरियस फ्लोटिंग टीथ का साइन आपको उसमें अक्सर मिलेगा। एसिमेट्रिक पीडियल वाइडनिंग जो है ये अक्सर आपको स्पेसिफिक मेलिग्नेंसीज में देखने को मिलती है, स्पेशली ऑस्टियोसार्कोमा एंड क्या कहते हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा। एंड सिंस इट इज एसिमेट्रिक तो इसको यूजुअली एक साइन कहा जाता है विच इज कॉल्ड गैरिंगटन साइन। ठीक है, आई थिंक आई विल जस्ट टाइप इट ओवर हियर इन केस यू कैन नॉट हियर मी से इट। को गैरिंगटन साइन कहते हैं। तो this is usually seen specifically in osteosarcomas या आपके high grade malignancies में। ठीक है ना, तो that is that। अच्छा, नाइफ एज रूट रिजॉर्प्शन जो है ये आपको अक्सर बिनाइन न्यूप्लाज्म्स अमीलोब्लास्टोमा वगैरह उसमें देखने को मिलती है, जिसमें ये रूट टिप्स जो है वो बेसिकली ब्लंट हो जाती हैं, तो इसको नाइफ एज जो है रिजॉर्प्शन वो कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यूजली स्लो ग्रोइंग लीजन्स या बिनाइन न्यूप्लाज्म्स में देखने को मिलती है। स्पाइक्ड रूट जो है ये आपको यूजली देखने को मिलती है इन मेलिग्नेंसीज, क्योंकि ये लैटरल सर्फेसेस ऑफ रूट्स को जल्दी से इरोड कर रहा होता है। तो जो रूट की नॉर्मल वो कॉनिकल सी शेप होती है वो बिल्कुल इस तरह स्पाइक की तरह शार्प हो जाती है, थिन हो जाती है। सो नाइफ एज इज यूजुअली फॉर बिनाइन लीजन्स एंड स्पाइक्ड रूट जो है दिस इज यूजुअली फॉर मेलिग्नेंट लीजन्स। ठीक है, ओकेसी में आपको स्पाइक प्रॉब्ली नहीं देखने स्पाइक देखने को मिलेगा, सॉरी नाइफ रूट आपको मिलेगा बिल्कुल, बिकॉज वो ब्लंट कर देते हैं। बट यूजली इसमें ओकेसी में आप ज्यादा टूथ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देखोगे। इट्स अ वेरी स्लो ग्रोइंग लीजन, तो एंड डिपेंड्स कि उसमें अंडरलाइंग अगर कोई इन्फेक्शन हुई है तो मे बी आपको वो मिल जाएगी। लेकिन यूजली जितना मैंने देखा है बहुत कम केसेस में मैंने नाइफ रूट देखा है। मोस्टली ऑलमोस्ट कोई वो नहीं होता, बस डायरेक्ट उसने एपी स्प्रेड किया होता है around the course of the inferior alveolar nerve. But yes, benign के terms में अगर आप कहोगे तो OKC would fall in the knife root category में। ठीक है, अच्छा, reactive response of the bone, अगर bone expand कर रही है तो this is indicative of benign cysts and tumors। एंड लैमिलर बोन है या अगर सनबर्स्ट अपीयरेंस है तो ये आपको ऑब्वियसली कोई स्पेसिफिक कंडीशंस में देखने को मिलती है, विच अगेन एक तो मैंने आपको अर्लियर बता दिया था, सेंट्रल हीमेंजियोमास में आपको ये सनबर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑस्टियोसार्कोमास जो हैं आपके उसमें भी आपको ये सनबर्स्ट अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड लैमिलर पैटर्न जो है ये आपको यूजुअली ऑस्टियोमाइलिटिस में और इवन उसमें भी देखने को मिलेगा, और ऑस्टियोसार्कोमास, कॉन्ड्रोसार्कोमास एंड इविंग सार्कोमास में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो लैमिलर एंड सनबर्स्ट जो है ये दोनों आपको ज्यादातर मेलिग्नेंट पैथोलॉजीज में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, I'm not specific. I haven't specifically heard of sunburst का term being used for myxoma. But वैसे now जब आपने बात की तो I would agree कि जो कुछ केसेस मैंने देखे हैं of myxomas में OPG पे मुझे यही लग रहा था कि बिल्कुल वो sunburst type appearance ही है। So yes, if you've read it in a book तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक है, lamellar key, I'll try to find a picture and share it in the group, inshallah. Actually, मैं सब इन सब फीचर्स की पिक्चर्स डालना चाह रहा था, बट देन द प्रेजेंटेशन वाज गेटिंग टू बिग। तो जिन जिन टर्म्स पे आपको कोई क्वेरी हो रही है तो उस पे आई ट्राई टू शेयर द पिक्चर्स इंशाल्लाह। तो जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर इन द इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड इंशाल्लाह उस पे मैं शेयर कर दूंगा ये। ठीक है, अच्छा, तो अब जब आप पैथोलॉजी देख रहे हो तो नाउ यू नीड टू कम टू द कंक्लूजन के आर यू इवन लुकिंग एट अ पैथोलॉजी या ये कोई एनाटॉमिक वेरिएंट आप देख रहे हो। तो आप में से जिन्होंने लास्ट लेक्चर मेरे साथ अटेंड किया था ऑन ऑन एनाटमी दैट यू सी ऑन सीबीसीटी, तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि आई वाज फोकसिंग अ लॉट ऑन एनाटॉमिक वेरिएशंस। तो द रीजन वाज दिस कि आप ये जान सको कि आर यू ट्रूली लुकिंग एट अ पैथोलॉजी या ये कोई नॉर्मल एनाटॉमी का वेरिएंट है। एंड द प्रॉब्लम विद आवर क्या कहते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टडी एंड इवन आई वुड से पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इज के
हम नॉर्मल एनाटमी तो फिर भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, बट एनाटॉमिकल वेरिएशंस के बारे में हमें बहुत कम पता होता है, ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन दैट आई फोकस सो मच ऑन एनाटॉमिक वेरिएशंस दैट यू सी ऑन CBCT. तो इफ यू नो व्हाट द एनाटॉमिक वेरिएशन इज, तो हो सकता है यू मे correctly diagnose it as a variant instead of calling it a pathology when you're doing that CBCT. फिर अगेन आपने देखना है कि वो जो पैथोलॉजी है इज इट लोकलाइज्ड है या जनरलाइज्ड है। अगेन वही बात कि ये इसका डोमेस्टिक ग्रोथ पैटर्न है या आर यू लुकिंग एट मेटाबॉलिक और कंजेनिटल और सिस्टमिक डिसऑर्डर, ठीक है। अगेन वही टूथ नॉन टूथ एसोसिएटेड वाली बात, बेनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट अपीयरेंस आपको लग रही है। evaluate the rest of the image, like I said, मसलन आप एक ट्रॉमा का पेशेंट देख रहे हो तो उसमें फिर आपने सिर्फ बोन्स को नहीं देखना, you have to look at the cervical spine, paranasal sinuses and everything else because those are related to your case. फिर रेडियोलॉजिकल रेड फ्लैग्स मतलब ऐसे क्या डेंजर साइंस हैं जो आपको नजर आ रहे हैं कि what you are looking at is possibly malignant. So that's why I focused a bit on the benign versus malignant debate as well, कि अगर आपको कुछ पैथोलॉजिकल साइंस नजर आ रहे हैं कि भाई नहीं ये चीज का बिहेवियर अग्रेसिव है या समथिंग, सो आपने फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली अपनी ट्रीटमेंट या वो करनी मॉडिफाई करनी होगी। अच्छा, वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर कि सीटी में डेंस एंड एमआरआई में डेंस व्हाट विल बी इन सीबीसीटी। सीटी एंड सीबीसीटी के दोनों के एक ही टर्म्स हैं, ठीक है। एंड एमआरआई के लिए टेंस नहीं होता, इट इज इंटेंस, ठीक है। Yes. हाइपर इंटेंस, हाइपो इंटेंस एंड आइसो इंटेंस। तो सीटी एंड सीबीसीटी में एक ही टर्म्स होते हैं, हाइपोडेंस, हाइपरडेंस एंड आइसोडेंस, ठीक है। इनफैक्ट शायद हो सकता है अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो होगी वो शायद इसी पे ही है। लेट्स मूव अहेड। और एसोसिएटेड सिम्टम्स वो तो चले मैंने आपको बोन और उसके रिलेटेड वो बता दी कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके। तो जी ये आपके डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जो अभी डॉक्टर सरवत पूछ भी रही थी कि क्या टर्म्स होते हैं। तो वी हैव द सेम, हाइपोडेंस है, हाइपरडेंस है, मिक्स्ड होता है। फिर ऑब्वियसली हमने लोकेशन वाइज इसको थोड़ा डिवाइड करना है कि अगर आपको कोई हाइपोडेंस नजर आ रहा है, कोई पैथोलॉजी वो पेरिकोरोनल एरिया में है, इट इज होमोजेनस, तो कुड एनीबडी गिव मी एन एग्जांपल? इस तरह क्या हो सकता है? सिमिलरली अगर पेरिफेरल एरिया में है, इफ इट इज पल्पल इन ऑरिजिन, नॉन पल्पल इन ऑरिजिन, तो उसकी कोई एग्जांपल दे दें। पेरिडोंटल एंड सेम गोज फॉर हाइपरडेंस एंड मिक्स्ड। So can anybody give examples of all these? ग्रैनुलोमा हो सकता है पेरिफेरल उसमें, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू फाइब्रोमा, अच्छा, ओके। एनीथिंग एल्स? रेडिकुलर सिस्ट, फाइन। और कुछ? सॉफ्ट टिश्यू फाइब्रोमा वैसे आपको उस पर इतना अच्छा नजर नहीं आएगा, बट फिर वही बात कि आप इसको मे बी पेरिडोंटल उसमें शायद डाल दो कंसिडरेशन में। व्हाट अबाउट जी हाइपरडेंस में कुछ बता दें? पेरिफेरल हाइपरडेंस लीजन आपको कोई नजर आई, आपके ख्याल में क्या वो होगा? कोई एग्जांपल उनकी दे दें। सेमेंटोमास हो सकते हैं, ऑल सिस्ट्स कंटेनिंग फ्लूइड, यस वो हाइपोडेंस ही होंगे प्रॉब्ली। सेमेंटोमा अगेन ठीक है, ओडोंटोमास हाइपर में आ जाएंगे, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, हाइपरसेमेंटोसिस, फाइन। अच्छा, लेट्स लुक एट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। तो अगर पेरिकोरोनल है तो आप यूल प्रॉब्ली सस्पेक्ट कि ये पेरिकोरोनाइटिस है या फॉलिकुलर सिस्ट है, इरप्शन सिस्ट है, इवन अमीलोब्लास्टोमा हो सकता है, अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा हो सकता है, केराटोसिस्टिक एडोंटोजेनिक ट्यूमर या केराटोसिस्ट हो सकता है। पेरिफेरल एरिया में आपको कुछ पल्पल ओरिजिन का हाइपोडेंसिटी लग रही है तो यू कैन प्रॉब्ली से इट इज पेरिडोंटाइटिस है, एपिकल एब्सिस है, सिस्ट, रेजिडुअल सिस्ट है, रेडिकुलर सिस्ट है, ठीक है। नॉन पल्पल अगर होगा तो अगेन वो आपका डेंटिजियस सिस्ट हो सकता है, ट्रॉमेटिक बोन सिस्ट हो सकता है, नेजोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट हो सकता है, एंड पेरिफेरल ऑशियस डिस्प्लेजिया, पीओडी जो है दैट इज बेसिकली पेरिफेरल ऑशियस डिस्प्लेजिया। तो
डॉक्टर साहब, व्हाई वुड अमीलोब्लास्टोमा बी हाइपरडेंस? हाइपरडेंस का तो मतलब है कि वाइट सिग्नेचर होगा ना, उसका मतलब वाइटिश सा लगेगा। तो अमीलोब्लास्टोमा तो आपको हाइपोडेंस ही नजर आएगा ना। इट्स अ सिस्ट कंटेनिंग फ्लूइड, हाँ ठीक है ना। तो एनी हाउ, आपका आई एम श्योर यू वुड नो दिस, द ओनली अमीलोब्लास्टोमा जो आपको थोड़ा हाइपरडेंस या मिक्स्ड अपीयरेंस देता है ऑन सीबीसीटी या ओपीजी, दैट इज द डेस्मोप्लास्टिक वेरिएंट, ठीक है ना। बाकी जितने भी अमीलोब्लास्टोमास हैं आपके, दे ऑल अपेयर हाइपोडेंस। यस डॉक्टर साहब, बिल्कुल डेस्मोप्लास्टिक वो है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो पेरिडोंटल अगर आपको कोई हाइपोडेंसिटी नजर आ रही है, इट कुड बी अ पॉकेट, कुड बी अ लैटरल सिस्ट, कुड बी अ लैटरल पेरिडोंटल या लैटरल रेडिकुलर सिस्ट, ठीक है। हाइपरडेंस अगर आपको पेरिफेरल में कुछ नजर आ रहा है एरिया में, तो दैट कुड बी कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस, अनइरप्टेड टूथ हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकती है, हाइपरसेमेटोसिस, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी गॉटन दिस। एल्वियोलर में अगर आपको कोई हाइपरडेंसिटी, एल्वियोलस के एरिया में अगर आपको कुछ हाइपरडेंसिटी नजर आ रही है, तो दैट कुड बी एन अनइरप्टेड या सुपरन्यूमरी टूथ, ओडोंटोमा, टोराई, एक्सोस्टोसिस वगैरह, रिटेन्ड रूट फ्रैगमेंट, ये चीजें हो सकती हैं। अच्छा, पेरिकोरोनल आपके पास एक मिक्स्ड लीजन है, पेरिकोरोनली सिचुएटेड है, उसमें कैल्सिफिक फ्लेक्स हैं, तो वो क्या हो सकता है? एडोनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर हो सकता है, कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर हो सकता है, एंग्लोब्लास्टिक फाइब्रो ओडोंटोमा भी हो सकता है। एंड इफ यू सी ग्लोबुलर कैल्सिफिकेशन, मतलब प्रॉपर एक इस तरह ड्रॉपलेट फॉर्म में आपको कैल्सिफिकेशन नजर आ रही है, तो वो आपका प्रॉब्ली ओडोंटोमा होगा। And periapical area में if you're seeing something mixed, so it can be condensing osteitis, ossifying fibroma, benign cementoblastoma and odontogenic fibroma हो सकता है, ठीक है। So mucus retention is hyper, how? Mucus retention जो है, इट्स बेसिकली आपका जो वहाँ क्या कहते हैं, सिक्रीशंस जो होती हैं, बेसिकली दे आर ऑल कैल्शियम कंटेनिंग, नंबर वन। नंबर टू, वो ऑब्वियसली ओवर टाइम जब वहाँ रह जाती है, एग्जैक्टली सेकंड पॉइंट जो यहाँ डॉक्टर साकबा ने बता दी, इज बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द, बिकॉज वो स्लाइवा की तरह वो नहीं होते, या फ्लूइड की तरह वो थिन नहीं होते, दे आर अ लॉट मोर थिकर इन दिस रिगार्ड। तो उसके केस में वो आपको थोड़े बहुत हाइपरडेंस से नजर आएंगे, ठीक है ना। तो एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर साइनसेस, वरना ये ना समझे कि आपको म्यूकोसील्स और राइनोलर्स जो हैं वो आपको हाइपरडेंस नजर आएंगे। ये हम स्पेसिफिकली साइनस में म्यूकस रिटेंशन सिस्ट्स और उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलें लेट्स गो अहेड। अच्छा, फिर इन्हीं डिस्क्रिप्टर्स को ज़रा लॉक्युलैरिटी और लोकेशंस पे ज़रा डिवाइड कर देते हैं। हाइपोडेंस आपके पास अगर यूनिलॉक्युलर है, सॉलिटरी है, मतलब एक ही है, वेल डिफाइंड है या इल डिफाइंड है, इसकी कोई एग्जांपल्स वुड एनीबडी लाइक टू गिव? फिर इसी तरह मल्टीलॉक्युलैरिटी में बता दें, अगर एक ही सॉलिटरी लीजन है या आपको मल्टीपल लीजन नज़र आ रहे हैं या कोई जनरलाइज्ड है, तो कैन एनीबडी गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी ऑफ दीज? यस, यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा हो सकता है, ठीक है। व्हाट एल्स? एबीसी सॉलिटरी हो सकता है, डेंटेजस, रेडिकुलर, फाइन। व्हाट अबाउट मल्टीलॉक्युलर? एक हो या आपको मल्टीपल मल्टीलॉक्युलर लीजन्स नजर आ रहे हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? ओकेसी, अमीलोब्लास्टोमा, अमीलो ओकेसी, तो मल्टीपल ओकेसीज जो आपको अगर नजर आते हैं, तो वो कोई सिंड्रोम होता है जिसमें आपको नजर आएंगे? यस, एक्सीलेंट। गॉर्लन में आपको जो है, या निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम जो है, उसमें आपको मल्टीपल केराटोसिस जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट हाइपरडेंस? सॉलिटरी हो, मल्टीपल हो या मिक्स्ड हो, लोकलाइज्ड, जनरलाइज्ड, इनकी कुछ एग्जांपल्स कैन एनीबॉडी शेयर? मैटेड, टीबी, मल्टीलॉक्युलर, ऑलराइट, ठीक है। एओटी, ओडोंटोमा है, फाइब्रोशियस, हाइपर, फाइन, ठीक, ओडोंटोमा, फाइन। अच्छा,
तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। सॉलिटरी जैसे तो आप लोगों ने पहले से बता दिया, रेजिडुअल सिस्ट है, ट्रॉमेटिक बोन सिस्ट है, केरेटोसिस्ट है, मिलोब्लास्टोमा है वगैरह, ठीक है। सॉलिटरी अगर इल डिफाइंड है तो दैट्स प्रॉब्ली सिग्निफाइंग इन्फेक्शन या ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस या ब्रॉन्च जो है, ठीक है, फाइब्रस डिस्प्लेजिया है, मेलिग्नेंसी है। तो वो सॉलिटरी अगर स्पेसिफिकली अगर मेट्स हैं तो वो आपको इस तरह के नजर आएंगे। मल्टीपल अगर आपको नजर आ रहे हैं तो दैट कैन बी एनबीसीसी या मल्टीपल माइलोमा या मेटास्टैटिक ट्यूमर या हिस्टियोसाइटोसिस, ठीक है। मल्टीलॉक्यूलर अगर आपको सिंगल नजर आ रहे हैं तो वही बात, अमीलोब्लास्टोमा, सेंट्रल जॉइंट सेल, हाइपरपैराथायराइडिज्म, चिरूबिज्म, केराटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है, वास्कुलर लीजन्स हैं, ठीक है ना। अगर आपको जनरलाइज ही इसी तरह मल्टीपल वो मिल रहे हैं हाइपोडेंसिटीज, तो दैट कैन बी ब्राउन नोड्स ऑफ हाइपरपैराथायराइडिज्म ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, ऑस्टियोमलेशिया है, हिमोलिटिक अनीमियाज हैं, ल्यूकीमियाज हैं, मल्टीपल माइलोमास हैं। तो ये आपको इनके डिस्क्रिप्टर्स मिलेंगे। फिर हाइपरडेंस सॉलिटरी अगर हैं तो अगेन वही बात, टोराए हैं, एक्सोस्टोसिस हैं, अनइरप्टेड या इम्पैक्टेड टीथ हैं, ओडोंटोम्स हैं, रिटेन फ्रैगमेंट्स हैं, बेसिकली ये चीज़ें, ठीक है। मल्टीपल अगर आपको हाइपर डेंसिटीज नजर आ रही हैं तो लेट्स थोड़ा सिंड्रोम्स है उसकी तरफ चले जाते हैं। आपके पास फाइब्रोसिस डिस्प्लेजिया है, कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस है, क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया है, फॉरेन बॉडीज हैं, तो उसमें आपको ये मिलेंगे। एंड जनरलाइज्ड में फिर ऑब्वियसली आपके पास फाइब्रोसिस है, ऑस्टियोपेट्रोसिस है एंड पेजेट्स डिजीज है, ठीक है। ऑल राइट, यस, अच्छा। सिमिलरली फॉर रेडियोलूसेंट, चलें इस पे अब मैंने थोड़ा और भी इसको ज़रा छुपा दिए कि जस्ट टू हेल्प यू एंड आपकी थोड़ी रिवीजन भी हो जाए कि बेनाइन वर्सेस मेलिग्नेंट में आपके पास क्या क्या फीचर्स होंगे, एंड उसके ऊपर फिर हम अकॉर्डिंगली कमेंट्स देख लेते हैं। तो रेडियोलूसेंट लीजन है, आप यू आर लेबलिंग इट एज बेनाइन, तो वो ऐसा क्या फीचर होगा जिसके बेस पे आप कहोगे कि दिस इज बेनाइन? Well defined, ठीक. Anything else? Unilocular, all right. Well defined margins, smooth margins, ठीक है. और कुछ? No tooth displacement और resorption. तो रिजॉर्प्शन तो आपको मिलेगी, मैंने आपको कहा ना नाइफ एज और स्पाइक्ड रूट्स की जो एक बात अभी मैंने की थी ना। हाइपोडेंस है, यूनिलॉक्यूलर है, डिस्टिंक्ट मार्जिन्स हैं, circumscribed, capsulated, coherent, homogeneous, ठीक है। वेरी नाइस डॉक्टर सागबा, एनीथिंग एल्स? अच्छा, कोई मेलिग्नेंट के चले बता दें, आप लोगों ने उसके बता दिए बिनाइन के, मेलिग्नेंट के कुछ इस तरह डिस्क्रिप्टर्स बता दें। इल डिफाइंड, मल्टीलॉक्यूलर, इरेगुलर बॉर्डर्स, एक्सटेंसिव, ठीक, हो भी सकती है एक्सटेंसिव हो, यस। द प्रॉब्लम विद मेलिग्नेंसीज इज के यूजुअली लेट ही डायग्नोज होते हैं मोस्ट ऑफ देम, so they can be quite extensive lesions by the time they reach you. अक्सर most I don't know, I would say dentists या general practitioners जो हैं they treat it as an infection और बस medicate करते हैं patient को, और जब तक वो 2-3 महीने से चीज़ ठीक नहीं होती उसके बाद फिर आपके पास कहीं आता है for definitive diagnosis, and तब तक there is sometimes very little that you can do for such patients. डिफ्यूज है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इल डिफाइंड है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ यू हैव गॉटन देम। वेल डिफाइंड स्मूथ बॉर्डर है, स्क्लेरोटिक बॉर्डर है, ठीक है, रिजॉर्प्शन ऑफ टूथ रूट्स होगी, टूथ डाइवर्जेंस या माइग्रेशन होगी, वेल सर्कमस्क्राइब लोकलाइज्ड एक्सपेंशन होगी, एंड यूजुअली कन्फाइंड बाय द कॉर्टेक्स और
पेरियोस्टियम, ठीक है। तो अगर वो मल्टीलॉक्यूलर होगा तो दिस इंडिकेट्स एन एग्रेसिव प्रोसेस, मतलब यूनिलॉक्यूलर है तो यू माइट थिंक डेंटिडियल सिस्ट, मल्टीलॉक्यूलर है तो यू विल थिंक अमीलोब्लास्टोमा, एंड अमीलोब्लास्टोमा इज कंपैरेटिवली अ लॉट मोर अग्रेसिव देन योर डेंटिडियल सिस्ट, ठीक है। अच्छा, तो बाकी अगर जो है दोज आर रिलेटिवली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो इसमें मुझे कुछ आई डोंट थिंक बताने की ज़रूरत है। Malignant में you will have absent और indistinct border, ठीक है। शेप और एक्सटेंट के बारे में एक दो बातें करेंगे कि शेप जो उसकी होती है यूजली इल डिफाइंड इरेगुलर अपीयरेंस होती है, विच कैन बी मॉथ ईटन, मॉटल्ड या परमिएटिव, मतलब बहुत ही इरेगुलर सी अपीयरेंस होती है, नॉन यूनिफॉर्म नॉन होमोजेनस टाइप अपीयरेंस होती है, ठीक है। एंड यूजली start में सिर्फ it is localized within the cortex of the bone, but later on it can cause expansion as well, ठीक है। cortical erosion या destruction उसने की हो तो it will also be associated with floating teeth, and bone में defects होंगे which are called saucerization जिसको कहते हैं, ठीक है। पेरियोस्टियल रिएक्शन होगा, मतलब द पेरियोस्टियम विल ट्राई टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, तो उसकी वजह से वो दोबारा पेरियोस्टियम में बेसिकली आपके सारे ऑस्टियोब्लास्ट और ये सेल्स पड़े होते हैं ना, तो जहाँ बोन रिजॉल्व हुई है तो वहाँ पेरियोस्टियम विल ट्राई टू रीग्रो मोर बोन, तो वो जो बोन रीग्रो करेगी वो इतनी रेगुलर नहीं होगी, क्योंकि जो नई बोन भी बन रही होगी उसको भी वो लीजन खा रही होगी, तो दैट विल फॉर्म द लैमेले ऑफ द बोन, तो इसको यहाँ लैमिलेशंस के नाम पे रखा गया है, ठीक है। और अगर लैमेला प्रॉपरली नहीं बन रहा तो छोटे छोटे बोन पीसेस बन रहे हैं, तो इसको वो रेडिएटिंग स्पिक्यूल्स हैं विच यू सी एज क्या कहते हैं सनरे अपीयरेंस या सनबर्स्ट अपीयरेंस जो होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी, ये बेसिकली पेरियोस्टियम की वजह से होती है। या पेरिफेरल एज पे आपको कॉडमन्स ट्रायंगल मिलेगा, ये भी अगेन इज अ साइन ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा या कॉन्ड्रोसार्कोमा। फ्लोटिंग टूथ जो है वो अगेन आपको एक रेडियोल्यूसेंसी देखने को मिलेगी जिसने सारे टूथ रूट को इन्वॉल्व किया हुआ है, समटाइम्स देयर मे बी रिजॉर्प्शन, समटाइम्स देयर मे बी नो रिजॉर्प्शन, ठीक है। और सडनली हो सकता है कि देयर माइट बी लूजनिंग ऑफ टीथ, तो पेशेंट यही यूजुअली आपको कहता है कि भाई बस एक दांत था मेरा हिल रहा था एंड वो मैं दांत निकालने गया और उसके बाद से मुझे ये मसला शुरू हुआ है, तो ये बेसिकली उस जिस बंदे ने मेरा दांत निकाला उसने मुझे ये जख्म दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द कॉमन हिस्ट्री यू विल गेट फ्रॉम पेशेंट्स विद malignancy, स्पेशली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो दिस इज दैट। अच्छा, अगर आपके पास रेडियोपेक हो पैथोलॉजी तो तब अगर इफ इट इज बिनाइन तो आप क्या डिस्क्रिप्टर्स इस्तेमाल करोगे, malignant है तो क्या डिस्क्रिप्टर्स इस्तेमाल या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे? Would anybody like to venture a guess? Same as before? चलें देख लेते हैं कि वाकई सेम एज बिफोर है या नहीं है। तो डिस्क्रिप्टर्स जो हैं अगेन आपकी वही इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर होंगे और रिम के ऊपर होंगे, ठीक है। मैलिग्नेंट में भी आपके पास बॉर्डर इल डिफाइंड होगा या टूथ एल्वियोलर एक्सट्रूजन होगी, ठीक है ना। तो यस, रिलेटिवली दे आर द सेम एज बिफोर, ठीक है। सेंट्रल फ्लेक्स या वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनल कैल्सिफिकेशन ये अक्सर आपको बिनाइन ट्यूमर्स में देखने को मिलती है। रेडियोल्यूसेंट रिम जो है उसका वो वेल डिफाइंड बॉर्डर होता है। मैलिग्नेंट में अगेन वही इल डिफाइंड बॉर्डर होगा, टूथ या एल्वियोलस जो है उसकी एलिवेशन हुई होगी या दांत जो है वो लूज हो गया होगा, ठीक है। सो कमिंग टू द बेसिकली द क्रक्स ऑफ दिस कि रेडियोल्यूसेंसीज जब आप जज कर रहे होगे तो उसके लिए क्या की पॉइंट्स हैं। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट रेडियोल्यूसेंसी आपको देखने में मिलेगी दैट विल ऑलवेज इन मोस्ट केसेस ऑलवेज बी पेरिपिकल इन ऑरिजिन और वो हमेशा इन्फ्लामेटरी इन ऑरिजिन होगी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं, बिनाइन विल बी ओडेंस, आई थिंक यू मेंट टू राइट हाइपोडेंस हेट्रो। नहीं, बेनाइन में कह रही थी अगर रेडियो ओपेक पूरा है डॉक्टर तो शायद आइसोडेंस होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक देयर ठीक इज ठीक एन
cases of malignant, we can have a mixed appearance or a ठीक ठीक, heterogeneous appearance. राइट राइट, बिल्कुल। अच्छा, कैप्सुलेटेड है तो शायद बेनाइन है, और हाँ आपने हाँ, कहा हेट्रो एंड मेलिग्नेंट। अच्छा, ठीक है, सही। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा, एक और थिंग यू नीड टू नो इज नॉट ऑल रेडियोल्यूसेंट लीजन्स स्टे रेडियोल्यूसेंट, ठीक है ना। ये चीज़ मेरे साथ एग्जाम में हुई थी, एंड इसलिए आई विल नेवर फॉरगेट दिस, कि मेरा जो लॉन्ग केस था एग्जाम में, इट वाज अ ह्यूज रेडियोल्यूसेंट लीजन। एक कोई 18 ईयर ओल्ड फीमेल थी, उसमें कंडाइल से लेके आई थिंक अप टू द बॉडी रीजन, मुझे लग रहा था कि जैसे सारी बोन किसी ने, किसी पैथोलॉजी ने खाई हुई है। इट वाज ह्यूज रेडियोल्यूसेंट मास, और जो पेरिफेरीज में थोड़ी बहुत बोन रह भी गई थी, तो वो इट वाज वेरी इरेगुलर डायमेंशन वाइज। तो आई थॉट कि डेफिनेटली कोई सिस्ट है या मीलोब्लास्टोमा है। तो जब मैंने उसको पल्पेट किया, तो आई वाज लाइक यार या तो मुझे बोन फील हो रही है। आई ट्राइड टू एस्पिरेट इट, नथिंग केम आउट, नीडल अंदर जा ही नहीं रही थी। तो बस वो वही बात कि इट वाज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड बस मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार ये मैं क्या केस उन्होंने मुझे दिया हुआ है। खैर, फॉर्चुनेटली द एग्जामिनर्स, उन्होंने मुझे थोड़ी हेल्प की, ज़रा मुझे ट्रैक पे लेकर आए। तो आई थॉट, तो मैं ट्रैक पे आ गया कि हाँ यार ये प्रॉब्ली फाइब्रोसिस लीजन है, जो इतना बड़ा स्टार्ट में रेडियोल्यूसेंट होता है। फिर उन्होंने मुझे बाद में कुछ और स्कैन्स उसके दिखाए, तो उसमें वो क्या कहते हैं, रेडियोपेक हो गया था ओवर टाइम। ठीक है, so lesions can change their appearance over time, so don't assume कि what you're looking at is something जो इसकी final appearance होगी, appearances can change। ठीक है, if you are looking at multiple bilateral multilocular radiolucent lesions, तो इसके दो main causes होते हैं आपके साथ, ठीक है, which is your OKCs हो सकते हैं, या cherubism जो है वो हो सकता है, ठीक है। And not all periapical radiolucencies are inflammatory in origin, sometimes they can be कुछ और पैथोलॉजी भी वो हो सकती है। आपको अगर आई डोंट नो सोम्स, या आई डोंट नो व्हाट बुक यू स्टडीड फॉर योर क्या कहते हैं थर्ड ईयर पैथोलॉजी, तो उसमें एक दो जगह पे इस तरह का डायग्राम था कि एक टूथ है, सेंट्रल इंसाइजर था, एंड उसके बिल्कुल पेरिपिकल रीजन में एक स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड सी रेडियोल्यूसेंसी थी। एंड आई थॉट कि भाई ये तो डेफिनेटली उसकी बात हो रही है, रेडिकुलर सिस्ट है या कोई ग्रैनुलोमा है। बट दे सेड कि भाई जब हमने ये टूथ की वाइटलिटी टेस्टिंग की, टूथ वाइटल था, कुछ केरीज और ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं थी। तो जब हमने वो किया, वी हमने सैंपल निकाला, तो इट टर्न्ड आउट टू बी सेंट्रल जायंट सेल ग्रैनुलोमा, एंड इन अनदर केस इट टर्न्ड आउट टू बी क्या कहते हैं अमीलोब्लास्टोमा। एक और केस में टर्न्ड आउट टू बी केटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। तो इट कैन बी एनीथिंग, सो डोंट अज्यूम कि ऑल जो आप पेरिपिकल रेडियोल्यूसेंसीज जो हैं वो रेडिकुलर सिस्ट होंगी या कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा। इट कैन बी दीज अदर ओडोंटोजेनिक पैथोलॉजीज एज वेल। नहीं, रेडियोल्यूसेंसी की बात हो रही है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेडियोपैसिटी। ठीक है, तो सोम्स में ये आपको दो तीन जगह पे ये बात जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, फिर obviously the most common odontogenic cyst that you will come across is a radicular cyst, and the most common pericoronal radiolucency जो आपको देखने को मिलेगी, that will probably be a dentigerous cyst. The most common neoplasms जो tooth bearing portions को affect करते हैं, they are usually odontogenic in origin, and अगर इस तरह radiolucency है तो you should consider non-odontogenic conditions as part of your differential diagnosis as well. And the last thing again which I'll focus on is that always be mindful of anatomic variants या defects। ठीक है, lingual bone defect जो है, Stephanie cavity है, traumatic bone cyst जो है, तो these can also mimic your pathologies। तो region wise इनको भी अपनी differentials में डाला करें। ठीक है, so the key that was for radiolucencies। What about